हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर अध्याय 20 गमन एवं संचलन के बारे में। इस चैप्टर में आपको 5 हेडिंग पढ़ना है। गति के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे, पेशी, कंकाल तंत्र, संधि या जोड़ के बारे में, और लास्ट में आप पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं गमन एवं संचलन चैप्टर का परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर इसका पहला हेडिंग गति के प्रकार को अध्ययन किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, संचलन जीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो मूवमेंट जो है, गति जो है, वह जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनमें मूवमेंट होता रहता है, उनमें गति होता रहता है, यह उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेकों तरह का संचलन होता है। ठीक है, जंतु हो चाहे पौधों हो, उनमें अनेक प्रकार का मूवमेंट, गतिशीलता होती है। अमीबा सदृश्य, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका साधारण रूप है। ठीक है, तो अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव हो तो उसमें भी जीव द्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का प्रवाही संचलन होता है। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में भी जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाभ, कसाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। ठीक है, कई जीव जो हैं वह सीलिया के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा और टेंटिकल के द्वारा जो है संचलन को दर्शाते हैं। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 गमन एवं संचलन के बारे में। आपको बताया गया कि संचलन जो है वह जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं और पादपों में अनेकों तरह के संचलन होते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पक्षमाभ, कसाभ और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जीहा आदि को गतिशील कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है अपने हाथ, पैर, जबड़े, पलक, जीभ आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ मूवमेंट में स्थान का, ठीक है, या अवस्थिति परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। ठीक है, गमन में क्या होता है? गमन में ऐच्छिक परिवर्तन होता है, जिसमें पोजीशन चेंज होता है, स्थिति चेंज होती है, तो ऐसे संचलनों को गमन कहते हैं। तो कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चलना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ उदाहरण हैं। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलन संरचना जो है, चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से अलग होना, भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। पैरामीशियम में जो पक्षमाभ होते हैं, सीलिया जो होता है, वह भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह का काम और चलन का काम दोनों कार्य करते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में जुड़ा होना, संलग्न होना, संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य होते हैं। हाइड्रा जो है अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, हम अपने पाद, ठीक है, हम अपने हाथ, पैर, अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। ठीक है, मनुष्य जो है अपने हाथ पैर का प्रयोग शरीर के पोजीशन चेंज करने में
और चलन के लिए भी करता है। तो उपयुक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। गति और चलन का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस युक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं। सभी चलन क्या होते हैं? गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। ठीक है, जंतुओं में जो चलन के तरीके हैं वे परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। ठीक है, तो जंतुओं के चलन के जो तरीके हैं परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया जो है प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था गमन और संचलन के परिचय के बारे में, जिसमें आपको बताया गया कि संचलन जो है वह जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं और पादपों में अनेकों तरह का संचलन होते हैं। अमीबा जैसे एक कोश की जीव में जीवद्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव जो हैं वे पक्षमाभ, कसाव और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य भी अपने पाद, जबड़े, पलक, जीहा आदि से गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में, ठीक है, कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थी परिवर्तन होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही रूप हैं। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी। उपयुक्त प्रेक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस युक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। ठीक है, जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति के मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। ठीक है, जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अध्याय 20 गमन और संचलन के परिचय के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 20 का पहला हेडिंग गति के प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 की पहली हेडिंग गति के प्रकार के बारे में। गति के प्रकार। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं। ठीक है, मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं। ठीक है, जिसे अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं: अमीबीय गति, पक्षमाभी गति और पेशीय गति। तो इन तीनों गतियों के बारे में आइए अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे कि महाभक्षकाणु मैक्रोफेजेज और श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं महाभक्षकाणु मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट WBC। ये रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा
यह क्रिया जो है वह जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद बनाकर की जाती है अमीबा की तरह। ठीक है, जैसे अमीबा जो है स्यूडोपोडिया बनाता है, कुक्कुटपाद बनाता है, उसी तरह से यह भी गति होती है। तो यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद बनाकर की जाती है अमीबा के सदृश। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबी गति में सहयोग होते हैं। ठीक है, तो कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबी गति में सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो यह था अमीबी गति के बारे में। अब देखते हैं पश्चिमाभी गति के बारे में। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पश्चिमाभ उपभित्ति से आस्तरित होते हैं, आस्तरित होते हैं, ढके रहते हैं, पश्चिमाभ गति होती है उनमें। ठीक है, हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पश्चिमाभ उपभित्ति से आस्तरित होते हैं उनमें पश्चिमाभ गति होती है। श्वास नली में पश्चिमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो श्वास नली में पश्चिमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पश्चिमाभ गति की सहायता से ही होता है। ठीक है, तो यह था आपका पश्चिमाभी गति। फिर आता है आपका पेशीय गति। तो हमारे पादों, जबड़ों, जीहा आदि की गति के लिए पेशी गति आवश्यक है। ठीक है, हमारे पादों, जबड़ों, जीहा आदि के गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। ठीक है, पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग जो है वह मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए, चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, उनके संकुचन की क्रिया विधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 गमन और संचलन की पहली हेडिंग गति के प्रकार के बारे में। इसमें आपको बताया गया मानव शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की गति दर्शाती हैं: अमीबी गति, पश्चिमाभी गति और पेशी गति। ठीक है, पहली जो गति है वो अमीबी गति है। इसमें क्या होता है, यह हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं जैसे कि महाभक्षकाणु मैक्रोफेजेज और श्वेताणु ल्यूकोसाइट, ये रुधिर में अमीबी गति प्रदर्शित करती हैं। यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद स्यूडोपोडिया बनाकर की जाती है अमीबा के जैसे। कोशिका कंकाल तंत्र में सूक्ष्म तंतु भी अमीबी गति में सहयोगी होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका पश्चिमाभी गति। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पश्चिमाभ उपभित्ति से ढके होते हैं, आस्तरित होते हैं, पश्चिमाभ गति होती है। श्वास नली में पश्चिमाभों की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों और बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पश्चिमाभ गति की सहायता से ही होता है। ठीक है, अगला है आपका पेशी गति। हमारे पादों, जबड़ों, जीहा आदि की गति के लिए पेशी गति आवश्यक है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग जो है मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार के बारे में, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया टॉपिक पेशी के बारे में। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 गमन और संचलन के बारे में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं अध्याय 20 की दूसरी हेडिंग, पेशी क्या होता है, मसल्स क्या होता है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेशी मसल के बारे में। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है, ठीक है। मसल्स जो है, पेशी जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होता है। मेसोडर्मल उत्पत्ति होती है इसकी, मध्यजन स्तर से इसकी ओरिजिन होती है। तो पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर से होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है, ठीक है। एक एडल्ट मनुष्य में शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा जो है वह पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, पेशियों के कई विशेष गुण होते हैं, जैसे इनमें उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य, प्रत्यास्थता, यह सारे पेशियों के गुण होते हैं। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि स्थापन, पोजीशन के आधार पर, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति के आधार पर, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं पेशी के बारे में, मसल्स के बारे में। पेशी जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसकी उत्पत्ति अध्यजन स्तर अर्थात मेसोडर्मल होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का भार का 40 से 50% हिस्सा जो है पेशियों का बना होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्थता। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। कंकाल पेशी क्या होता है? कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं, ठीक है। तो शरीर के जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनके संपर्क में, उनके नज़दीक जो पेशियां होती हैं उन्हें कंकाल पेशियां कहते हैं। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, ठीक है। कंकाल पेशियों को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, ठीक है। इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र के द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो यह जो कंकाल पेशी हैं ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी अंतरंग पेशी। अंतरंग पेशियां जो हैं वे शरीर के खोखले अंगों, खोखले अंतरंग अंगों जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं, ठीक है। अंतरंग पेशियां जो हैं यह शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं, ठीक है। ये जो अंतरंग पेशियां हैं यह अरेखित और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां या अरेखित पेशी कहते हैं, ठीक है। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है। इनकी क्रिया जो है वह तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती है, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है, ठीक है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं, ठीक है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं, ठीक है। जो तीसरी पेशियां आपको बताई गई वे हृदय पेशियां, ठीक है।
हृदय पेशियां, जैसा कि नाम से विदित है कि हृदय पेशियां जो है हृदय की पेशियां होती हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं जो हैं हृदय पेशी के संगठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं जो हैं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां कैसी होती हैं? रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 की दूसरी हेडिंग पेशी मसल्स के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि पेशी जो है एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति जो है अध्यजन स्तर से होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर का भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्था। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है जैसे स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं: कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, कंकाल पेशियां। तो कंकाल पेशियां देखें ध्यान से। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। कंकाल पेशियां जो हैं वे शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती हैं। ये अरेखित और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां और अरेखित पेशियां कहते हैं। ठीक है, इनकी क्रिया जो है तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ठीक है, ये पाचन मार्ग द्वारा, भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं। तीसरी जो पेशियां होती हैं वे हृदय पेशियां हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। ठीक है, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है वह कई पेशी बंडलों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इनका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है वह कई पेशी बंडलों, ठीक है, कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं, ठीक है, की बनी होती हैं। यह आप पेशी बंडल देख रहे हैं, यह पुलिका है, फेसिकल है। कई पेशी बंडलों से यह मिलकर बनी होती है। यह पेशी बंडल है जिसे फेसिकल या पुलिका कहते हैं। ठीक है, कई पुलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जो संयुक्त रूप से कोलाइजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहते हैं। ठीक है, यह संयुक्त रूप से कोलाइजनी ऊतक स्तर से यह घिरे होते हैं जिन्हें संपट या फैसिया कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? संपट या फैसिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है कई पेशी बंडलों से बनी होती हैं जिन्हें पुलिकाएं या फेसिकल्स कहते हैं। पुलिकाएं या फेसिकल्स इनको कहते हैं, जो संयुक्त रूप से कोलाइजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहते हैं जिन्हें संपट या फैसिया कहते हैं।
प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशीय रेशे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में आप देख रहे हैं कई पेशीय रेशे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। प्रत्येक पेशी रेशा जो है वह प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशीय रेशे होते हैं, कई पेशीय रेशे होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 20 गमन और संचलन के बारे में। इसमें हमने आपको अध्याय 20 की दूसरी हेडिंग पेशी के बारे में बताया था। इस पेशी में हमने आपको बताया कि पेशियां जो हैं स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं: कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी और हृदय पेशी। पिछले वीडियो में हमने कंकाल पेशी के बारे में, अंतरंग पेशी के बारे में और हृदय पेशी के बारे में चर्चा किया था। अब आइए देखते हैं कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रिया विधि को समझा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको कंकाल पेशी की संरचना के बारे में और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। ठीक है, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है वह कई पेशीय बंडलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मानव शरीर में, हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों, ठीक है, से बना होता है। इन्हीं पेशी बंडलों को क्या कहते हैं? पुलिकाएं कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारी पेशी जो है कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं, फेसिकल्स से मिलकर बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलाजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरी रहती है, जिसे संपट्ट कहा जाता है, फाइसिया कहा जाता है। तो यह जो पुलिकाएं हैं, फेसिकल्स हैं, यह संयुक्त रूप से कोलाजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरी रहती हैं, जिन्हें संपट्ट फाइसिया कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। ठीक है, ये आप पेशी बंडल देख रहे हैं, फेसिकल पुलिका देख रहे हैं। इस तरह की कई पुलिकाएं जो हैं हमारे पेशी में पाई जाती हैं, पुलिकाएं। ठीक है, इन्हें फेसिकल या पुलिकाएं कहते हैं। यह जो है संयुक्त रूप से कोलाजन पेशी ऊतक स्तर से घिरी रहती हैं, जिन्हें संपट्ट या फाइसिया कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। यह आप पेशी रेशों को आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह पेशी रेशे हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशीय तंतु, फिगर देख सकते हैं, पेशी तंतु, यह सब पेशी तंतु हैं। तो प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा जो है वह प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। प्रत्येक पेशी रेशा जो है, पेशी तंतु जो है, वह प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। तो प्रत्येक पेशी रेशा जो है यह प्लाज्मा झिल्ली से चारों तरफ ढका होता है, इस भाग को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी जो है कई पेशी बंडलों से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर में जो पेशी संगठित कंकाल है, यह पेशी जो है कई पेशी बंडलों से मिलकर या पुलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जो संयुक्त रूप से कोलाजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहते हैं, जिन्हें संपट्ट या फाइसिया कहा जाता है। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी तंतु, पेशीय रेशे यह होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा जो है प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है, आश्रित होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो इस भाग को सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, पेशी रेशा जो है एक संकोशिका है। पेशी रेशा क्या है? पेशी रेशा जो है एक संकोशिका होता है। पेशी रेशा एक संकोशिका है क्योंकि पेशी द्रव्य जो सार्कोप्लाज्म होता है में कई केंद्रक होते हैं। ठीक है, पेशी रेशा एक संकोशिका है। क्यों? क्योंकि पेशी द्रव्य अर्थात सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो पेशी रेशा है वह क्या होता है? संकोशिका होता है। संकोशिका का मतलब क्या होता है? संकोशिका का मतलब यह है कि उसके पेशी द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं। जब किसी पेशी द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं तब उसको क्या कहेंगे? संकोशिका कहेंगे। अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका कैल्शियम आयन का भंडार गृह होता है। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशीय रेशों के पेशी द्रव्य जालिका, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहेंगे,
कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है। कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है। पेशीय रेशा की एक विशेषता, पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है। ठीक है, पेशी रेशा की एक विशेषता है कि यह पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति होती है, जिसे पेशी तंतु, मायोफिलामेंट, पेशी तंतुक, मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, तो पेशी रेशा की क्या विशेषता है? पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति होती है। यही तंतु क्या कहलाते हैं? पेशी तंतु कहलाते हैं, मायोफिलामेंट्स कहलाते हैं, और यह पेशी तंतुक से बने होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, अब इसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पेशीय रेशा अर्थात मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यह यहाँ पे आपका स्ट्रिएटेड मसल्स को दिखाया गया है। यह मसल्स हैं। ठीक है, आर्म के मसल्स को दिखाया गया है। इस मसल्स का एक जूम फिगर यहाँ लिया गया है। ठीक है, मसल फेसिकुलस यहाँ पे दिखाए गए हैं। मसल्स फेसिकुलस ये आपके मसल फाइबर हैं। मसल फाइबर में यह आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, अब आप जो है मायोफाइब्रिल स्ट्रक्चर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यह मायोफाइब्रिल है। एक मायोफाइब्रिल में आप कई बैंड देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक एच बैंड है, जेड लाइन है, ए बैंड है और आई बैंड है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं आई बैंड, या ए बैंड, जेड लाइन, एच बैंड। ठीक है, तो यहाँ आप देखें जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को सार्कोमियर कहा जाता है। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर क्या है? सार्कोमियर है। ठीक है, अगर एक सार्कोमियर को देखा जाए, दो जेड लाइन के बीच का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, बड़ा स्ट्रक्चर, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें एफ लाइन, जी लाइन, एच लाइन और आई लाइन आपको दिखाई देगी। ठीक है, यह सब मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स होते हैं जो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं, जो जी एक्टिन मालिक्यूल से यह एफ एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन मालिक्यूल। ठीक है, मायोसिन मालिक्यूल में दो पार्ट्स हैं, एक लाइट मीरोमायोसिन है और एक हैवी मीरोमायोसिन है। ठीक है, तो इस तरह से एक मसल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आइए एनसीईआरटी में देखते हैं फिगर एक मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यह फिगर बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, सार्कोमियर को दर्शाते हुए एक पेशी तंत्र की संरचना। ठीक है, सार्कोमियर को दर्शाते हुए एक पेशीय तंत्र की संरचना, एक सार्कोमियर का आरेख। ठीक है, तो दो जेड लाइन के बीच की संरचना को सार्कोमियर कहा जाता है। तो यहाँ पे सार्कोमियर का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखें, यह आपका मसल फाइबर है। मसल फाइबर में यह स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जेड रेखा, दो जेड रेखा के बीच का स्ट्रक्चर सार्कोमियर है। ठीक है, इस सार्कोमियर के बीच का स्ट्रक्चर को आप अगर जूम करके देखें तो यह सारे स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाई देंगे। यह आपका जेड रेखा, इन दो जेड रेखाओं के बीच में आपको बैंड दिखाई देंगे। यह आपका ए बैंड है, यह बीच में एच क्षेत्र है, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है सार्कोमियर है। यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को आई बैंड कहा जाता है। ठीक है, तो यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं पाए जाते हैं। अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, तो आपने देखा कि पेशी रेशा की विशेषता क्या है? तो पेशी रेशा की विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु कहा जाता है, मायोफिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, इसे पेशी तंतुक, मायोफाइब्रिल भी कहते हैं। ठीक है, पेशी तंतु, मायोफिलामेंट, पेशी तंतुक, मायोफाइब्रिल कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार, ठीक है, प्रत्येक पेशी तंतु को अगर फिगर देखा जाए तो उसमें क्रम से हल्के बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, हल्के पट्ट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे और हल्के पट्ट होते हैं।
ठीक है। तो अगर पेशिक तंतुओं को ध्यान से देखा जाए तो इसमें गहरे और हल्के पट्ट होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, यह आपका गहरा पट्ट है, हल्का पट्ट है, ठीक है, गहरा हल्का, इस तरह से उसमें पट्ट पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखें ध्यान से, प्रत्येक पेशिक तंतु में क्रमवार गहरे और हल्के बैंड होते हैं। पेशीय रेशक के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि, ठीक है, तो जो फाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं, इनका विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप, ठीक है, जो रेखित रूप है, ये दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है, ठीक है। तो इनका जो रेखित रूप है वह दो प्रमुख प्रोटीन के वितरण के कारण होता है, और वह दो प्रमुख प्रोटीन जो होते हैं वे एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ठीक है। तो पेशीय रेशक के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप जो है वह दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जो हल्के बैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, ठीक है। तो हल्के बैंडों में क्या होता है, हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं, ठीक है। गहरे बैंड को ए बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि प्रत्येक पेशी तंतु में क्रमवार गहरे और हल्के बैंड होते हैं। पेशी रेशक की विस्तृत अध्ययन ने स्थापित कर दिया है कि इनका रेखित रूप जो है दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है, जिसे आई बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंडों को ए बैंड या विषमदैशिक बैंड कहते हैं, ठीक है, जिसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में, ठीक है, ये जो एक्टिन मायोसिन छड़नुमा संरचनाएं हैं, दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशीय रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशीय रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं। एक्टिन तंतु जो हैं वे मायोसिन तंतु की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले और मोटे तंतु भी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक आई बैंड अर्थात एक्टिन, प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, ठीक है। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। पतले तंतु जो होते हैं वे जेड रेखा से मजबूती से जुड़े होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु, ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशा झिल्ली, ठीक है। ए बैंड के मोटे तंतु जो होते हैं वे ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशा झिल्ली, जिसे यम रेखा कहते हैं, द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए बैंड के मोटे तंतु जो हैं, ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, जिसे यम रेखा कहते हैं, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ए बैंड मतलब क्या होता है, विषमदैशिक बैंड, जो किससे बना होता है, मायोसिन से, ठीक है। तो मायोसिन से बना हुआ ए बैंड के मोटे तंतु जो हैं, ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, जिसे यम रेखा कहते हैं, उसके द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। पेशी रेशा की पूरी लंबाई में, पेशी रेशा के पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पेशी रेशे के पूरी लंबाई में ए बैंड और आई बैंड जो है एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग जो है एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है, ठीक है। दो अनुक्रमिक जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशक का भाग एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सार्कोमियर किसे कहेंगे, दो अनुक्रमिक जेड रेखाओं के बीच स्थित
पेशीय रेशक का भाग एक संकुचन इकाई बनाता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं, जिसको फिगर में हमने आपको बताया था। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिच्छादित होते हैं। ठीक है, विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे जो हैं वे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिच्छादित होते हैं। पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता है उसको जड़ क्षेत्र कहते हैं। जड़ क्षेत्र क्या होता है? मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता है उसे यच क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिच्छादित होते हैं। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिच्छादित नहीं होता है उसे यच क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह आप फिगर में आप देख रहे हैं, यह आपका यच क्षेत्र है जिसमें मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो है वह पतले तंतुओं से घिरा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यच क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका जेड रेखा हो गया, ए बैंड हो गया, आई बैंड हो गया, सार्कोमियर। यह सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं। थैंक यू। संकुचनशील प्रोटीनों की संरचना, आइए एक नई हेडिंग देखते हैं। संकुचनशील प्रोटीन्स जो होते हैं एक्टिन और मायोसिन, उनकी संरचना कैसी होती है जिसके बारे में पढ़ा जाए। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सल्पिल रूप में कुंडलित 2 एफ एक्टिनों का बना होता है। ठीक है, तो जो आपका एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन तंतु है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एक्टिन मतलब जो पतला तंतु होता है उसे एक्टिन तंतु कहते हैं और जो मोटा तंतु होता है उसको मायोसिन तंतु कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में स्पाइरल क्रम में कुंडलित 2 एफ तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। 2 एफ तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन, ठीक है, प्रत्येक एफ एक्टिन जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जो होता है वह किसका बहुलक होता है? जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। जी एक्टिन कैसा है? जी एक्टिन गोलाकार आकार का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में, देखें यह आपका एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन, और यह एफ एक्टिन किससे बना होता है? जी एक्टिन। जी एक्टिन कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, यह गोलाकार आप देख रहे हैं, यह क्या है? आपका जी एक्टिन है जो गोल आकार का है। ठीक है, इस जी एक्टिनों के मिलने से एफ एक्टिन बनता है। ठीक है, यह आपका ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और इस पर आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है आपका ट्रोपोनिन लगा हुआ है। ट्रोपोनिन जो है यह लगा हुआ है जगह जगह। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एक्टिन होता है वह पतले फिलामेंट के रूप में होता है, एक पतले फिलामेंट के रूप में होता है जो एक दूसरे पर सर्पिल क्रम में लगा होता है। तो प्रत्येक एक्टिन तंतु जो है एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित 2 एफ एक्टिनों का बना होता है। ठीक है, इसमें कितने लगते हैं? एक्टिन में 2 एफ एक्टिन लगते हैं। जैसे यह आप देख रहे हैं, यह एक एफ एक्टिन है और यह दूसरा वाला एक एफ एक्टिन है। इन्हीं के मिलने से आपका एक्टिन बनता है। तो प्रत्येक एक्टिन जो है तंतु एक दूसरे से सल्पिल रूप में कुंडलित 2 एफ एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जो है वह जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है, और जी एक्टिन इकाई कैसा होता है? गोलाकार होता है। एक दूसरे प्रोटीन, ठीक है, एक दूसरा प्रोटीन है जो कि ट्रोपोमायोसिन है। एक दूसरा प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के 2 तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि
एक दूसरा प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु जो हैं, ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु जो हैं एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो ट्रोपोमायोसिन है वह दो तंतु के रूप में यह भी एक्टिन के चारों तरफ पाया जाता है। देखें, यह एक है ट्रोपोमायोसिन का धागा, ठीक है, और यह दूसरा जो है यह आपका ट्रोपोमायोसिन का धागा है। ठीक है, यह भी दो पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो ट्रोपोमायोसिन है और दो एक्टिन है। जो एक्टिन है वह किससे बना है? एफ एक्टिन से बना है, जो जी एक्टिन है जो गोलाकार प्रोटीन का बहुलक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एक्टिन जो है तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ एक्टिनों का बना होता है और प्रत्येक एफ एक्टिन जो है वह जी एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। एक दूसरा प्रोटीन जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं कि दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन, एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वह ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पे पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यह आपका ट्रोपोनिन है जो एक नियत अंतराल पर ट्रोपोमायोसिन पर पाई जाती है। यह जो ट्रोपोनिन है यह एक नियत अंतराल पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढके कर रखती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई जो है वह एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढककर रखती है। ठीक है, तो जो सक्रिय स्थान होते हैं उनको ढकने का काम करती हैं। तो यह था एक्टिन के बारे में। इसमें आपने देखा कि प्रत्येक एक्टिन जो है पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ जो तंतुमय हैं, दो एफ तंतुमय एक्टिनों का बना होता है और प्रत्येक एफ एक्टिन जो है वह जी अर्थात गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। एक दूसरे प्रोटीन जिसे ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती हैं। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध वाले, ठीक है, एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढककर रखती है। ठीक, अब देखते हैं मायोसिन के बारे में। प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन होता है और यह मायोसिन कैसा होता है? मोटा होता है, मोटा तंतु होता है। तो प्रत्येक मायोसिन जो है वह मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मेरोमायोसिन कहते हैं। तो कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती हैं। ठीक है, प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक छोटी भुजा होती है, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मायोसिन, यह जो फिगर है आपके, यह मायोसिन का फिगर है। मायोसिन मोनोमर जिसे मीरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो यह आपका हेड है, इसे क्रॉस आर्म कहेंगे, और यह इसका टेल वाला हिस्सा है। यह इस पे आप साइट्स देख रहे हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं। इन पर एक्टिन जो है बाइंड करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं। और यह आपका यह जो है एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं यह दोनों, और यह आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, यह हेड हो गया आपका और यह हिस्सा क्या हो गया? टेल हो गया। ठीक है, तो जो आपका मायोसिन है वह हेड और टेल के रूप में बना होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक मायोसिन जो होता है
वह मोटे तंतु के रूप में होते हैं। प्रत्येक मायोसिन तंतु भी एक प्रोटीन बहुलक होते हैं। कई एकलकी प्रोटीन, ठीक है, कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहा जाता है, एक मोटा तंतु बनाती हैं। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर होता है तथा एक पूंछ होता है, ठीक है। सिर को क्या कहते हैं, देखें ध्यान से। सिर को भारी मेरोमायोसिन और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है। जो सिर होता है, हेड होता है, इसको क्या कहते हैं, भारी मेरोमायोसिन, और यह जो पूंछ है इसको हल्का मेरोमायोसिन कहते हैं, ठीक। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर और छोटी भुजा, ठीक है। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर और छोटी भुजा नियत दूरी पर आपस में एक नियत कोण पर ये तंतु पर बाहर की तरफ उभरे रहते हैं, ठीक है। तो यह जो है, यह नियत दूरी पर बाहर की तरफ क्या होते हैं, उभरे रहते हैं, ठीक है। मेरोमायोसिन अवयव जो हैं अर्थात सिर या छोटी भुजा जो हैं वह नियत दूरी तथा आपस में एक नियत कोण पर ये तंतु पर बाहर की ओर उभरे होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं, जिसे क्रॉस आर्म कहा जाता है, जिसे क्रॉस भुजा कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है नियत दूरी पर बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिसे क्रॉस आर्म या क्रॉस भुजा कहा जाता है। जैसे देखें क्रॉस, यह जो कुछ दूरी पर यह निकले हुए हैं बाहर की तरफ, इसमें भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यह कुछ दूरी पर ऐसे जो है निकले रहते हैं, जिनको क्रॉस भुजा, क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है। गोलाकार सिर जो है एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है, जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं, ठीक है। तो जो गोलाकार सिर होता है वह एक सक्रिय, ठीक है, क्या होता है, एक सक्रिय एक्टिन योजी स्थल होता है और एटीपी योजी स्थल होता है, ठीक है। तो गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होता है, ठीक है। तो यह आप एक्टिन और मायोसिन का फिगर देख रहे हैं, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन के बारे में आपको बताया गया। जो है पहला फिगर जो है वह है एक एक्टिन का पतला धागा आप देख रहे हैं, दूसरा है वो एक मायोसिन, जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, एक मोटा धागा देख रहे हैं। इसमें आपने देखा कि एक्टिन जो है वह जी एक्टिन से बना होता है। एक्टिन धागा जो है वह जी एक्टिन से बना होता है। जी एक्टिन जो है गोलाकार प्रोटीन का बहुलक होता है और इसके दो धागे हैं आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जो है दो धागों का एक पतला सा धागा होता है, इसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन पर निश्चित स्थानों पर कुछ दूरी पर ट्रोपोनिन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिन योजिन स्थल होते हैं वह ढके रहते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं। उसके बाद इसमें आपने देखा मायोसिन में, जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। हेड पर जो है एक्टिन योजी स्थल होते हैं और एटीपी योजी स्थल होते हैं, ठीक। आप पढ़ रहे हैं संकुचनशील प्रोटीन की संरचना के बारे में। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना के बारे में इसमें आपको बताया गया कि प्रत्येक एक्टिन जो होता है वह पतले तंतु के रूप में एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित दो एफ एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है और एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है, ठीक है। तो जहां पर मायोसिन जुड़ता है उस स्थान को ढक कर रखती हैं। मायोसिन का स्ट्रक्चर, तो प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन बहुलक होते हैं। कई एकलकी प्रोटीन जिसे मेरोमायोसिन कहते हैं
एक मोटा तंतु बनाती हैं। प्रत्येक मेरोमाइसिन के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर होता है तथा एक पूंछ होता है। ठीक है, सिर को भारी मेरोमाइसिन कहते हैं। सिर को क्या कहते हैं? सिर को भारी मेरोमाइसिन और पूंछ को हल्का मेरोमाइसिन कहते हैं। मेरोमाइसिन अवयव अर्थात सिर यह छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा या क्रॉस आर्म कहा जाता है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 20 की अगली हेडिंग पेशीय संकुचन की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, पेशीय संकुचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाविधि होते हैं, इनके बारे में आइए ध्यान से समझते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। ठीक है, पेशी तंतु की क्रियाविधि कैसी होगी, तो इसको आप जो है सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, इसको समझाया जा सकता है। सर्पी तंतु सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार पेशी तंतुओं का संकुचन, पेशी तंतुओं का जो संकुचन है वह पतले तंतुओं से मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। पेशी तंतुओं का संकुचन पतले तंतुओं का मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। ठीक है, जो पतले तंतु हैं, पतले तंतु अर्थात एक्टिन तंतु, और मोटे तंतु अर्थात मायोसिन तंतु। तो एक्टिन तंतुओं का मायोसिन तंतुओं के ऊपर सरकने से, ठीक है, सरकने से पेशीय रेशों का संकुचन होता है। ठीक है, यह कौन सा सिद्धांत है? सर्पी तंतु सिद्धांत है। ठीक है, तो पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतु के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका के द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। ठीक है, तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वह प्रेरक तंत्रिका के द्वारा एक संकेत रिलीज करती है, एक संकेत प्रेषण करती है, उसी से पेशी संकुचन आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है, एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से, ठीक है, एक संकेत रिलीज होने से पेशी संकुचन आरंभ होता है। ठीक है, जब पेशी संकुचन आरंभ होता है उस समय एक प्रेरक न्यूरॉन जो है तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। ठीक है, प्रेरक न्यूरॉन, एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिक एक, ठीक है, प्रेरक तंत्रिक एक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा, प्रेरक तंत्रिका और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरक तंत्रिक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से, ठीक है, जहां पर तंत्रिका और पेशीय आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे तंत्रिका पेशी संगम या प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं, इस संगम पर, इस जुड़ाव पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है। ठीक है, इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है। तंत्रिका संचारी क्या होता है? एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है। ठीक है,
एसिटिलकोलिन के मुक्त होने से सार्कोलेमा में क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, क्रिया विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह समस्त पेशी रेशों पर फैल जाता है। यह जो एक्शन पोटेंशियल है, क्रिया विभव है, यह समस्त पेशी रेशों पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पेशी संकुचन की क्रिया विधि के बारे में। इसमें आपको बताया गया पेशी संकुचन की क्रिया विधि को सर्पी तंत्र सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशी रेशों का संकुचन जो है वह पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशी रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिक और पेशी रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशी संगम या प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं, और इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी मुक्त होता है, एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशी रेशों में फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से, ठीक है, कैल्शियम आयन के लेवल में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बध, ठीक है, कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर, ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देते हैं। जो एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थान थे वे खुल जाते हैं। कब खुल जाएंगे? जब कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि होगी और एक्टिन तंतु पर जो ट्रोपोनिन है, जो ट्रोपोनिन उप इकाई थी, उससे कैल्शियम जाके क्या होते हैं, बंध बना लेते हैं। कैल्शियम जो है बंध बनाते हैं, जिससे एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थान खुल जाते हैं, वह खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से, एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके, एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से, एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके मायोसिन शीर्ष जो है वह एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। ठीक है, तो यह घटना में आपने देखा कि जब कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ता है तो वह कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से आकर बंध जाते हैं। ट्रोपोनिन से बंधने के कारण जो एक्टिन साइट थे वह खुल जाते हैं। एक्टिन साइट क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और उस पर मायोसिन जो है, ठीक है, उस पर एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके मायोसिन जो है वह शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाता है। ठीक है, क्रॉस सेतु बनाने के लिए क्या होता है, बंध जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह आपका एक्टिन है और यह मायोसिन है। मायोसिन का शीर्ष जो है वह एक्टिन से जुड़ चुका है। क्रॉस सेतु बनाने के लिए मायोसिन का शीर्ष एक्टिन से जुड़ जाता है, क्रॉस सेतु का बनना। ठीक है, क्रॉस सेतु बनने के बाद सर्पण होता है, ग्लाइडिंग होता है, घूर्णन होता है। ठीक है, जिससे यह खिसकता है। ठीक है, आप देख रहे हैं मूवमेंट होता है एडीपी और पी के मदद से। उसके बाद जो है क्रॉस सेतु टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, क्रॉस सेतु टूट जाता है, एटीपी आप देख रहे हैं अलग होता है, और फिर आप देख रहे हैं कि मायोसिन तंतु, एक्टिन तंतु आपस में फिर जो है वह जुड़ने जा रहे हैं पी और एडीपी के मदद से। ये आपस में फिर जुड़ने जा रहे हैं। इस तरह से ये जुड़ते रहते हैं, हटते रहते हैं, और जो है संकुचन होता रहता है। आगे देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके मायोसिन शीर्ष जो है एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं, इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं।
इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है। ठीक है, इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी किधर खींच जाती है? अंदर की तरफ खींच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं और इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाता है। ठीक है, ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है। संकुचन के समय क्या होता है? आई बैंडों की लंबाई कम हो जाता है, जबकि ए बैंडों की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। ठीक है, तो संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई जो है कम हो जाती है, जबकि ए बैंड की लंबाई ज्यों का त्यों रहता है। देखें ध्यान से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह आई बैंड है। ठीक है, आई बैंड है और यह शिथिल अवस्था में है। शिथिल अवस्था में है, नॉर्मल स्टेट में है। शिथिल अवस्था में जेड रेखा के बीच के जो स्थिति है उसको सार्कोमियर कहते हैं। जेड रेखा इसके बीच की स्थिति को सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन है। यह आपका ए बैंड है। ठीक है, यह इस बीच में गैप है जो क्या है? एच क्षेत्र है। एच क्षेत्र है बीच में, और यह यहाँ से यहाँ तक ए बैंड है। यह आपका एक्टिन है और यह मायोसिन है। ठीक है, और बीच में आई बैंड है। यह स्थिति कब है? यह स्थिति है आपका शिथिल अवस्था में। ठीक है, शिथिल अवस्था में यह स्थिति होती है। संकुचित अवस्था में स्थिति कैसी है? तो संकुचित अवस्था में आप देखें ध्यान से, संकुचित अवस्था में आप देख रहे हैं अब संकुचन हो चुका है। जो आई बैंड है वह समाप्त हो गया है। आई बैंड जो है, जो गैपिंग थी, जो उनके बीच की दूरी थी, वह घट चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, आई बैंड में यह जो दूरियां थी वह क्या हो गई हैं? आई बैंड की दूरी वह कम हो चुकी हैं। ठीक है, आई बैंड की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। अब जो है संकुचन अवस्था में एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। आई बैंड की दूरी कम हो गई है। अगर अधिकतम संकुचन हो जाए तब क्या होगा? तो अधिकतम संकुचन की स्थिति में दो सार्कोमियर जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, यह जो है अधिकतम संकुचन की अवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि एडीपी और P2 मुक्त करके मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। ठीक है, एडीपी और P2 मुक्त करके मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधने से क्रॉस सेतु टूटते हैं। एक नए एटीपी के बंधने से क्या होगा? क्रॉस सेतु टूट जाता है। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी के ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं। मायोसिन शीर्ष जो है वह एटीपी को अपघटित करके पेशी के ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेदी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयन के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती हैं अर्थात शिथिलन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पेशी के छोटे होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंड की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। एडीपी और पीटी जो है वह मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में चला आता है। एडीपी और पीटी को मुक्त करके मायोसिन किस स्थिति में आ जाता है? विश्राम अवस्था में चला आता है और एक नए एटीपी के बंधने से क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित करके पेशी की ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेदी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल जो हैं वह पुनः ढक जाते हैं। इसके फलस्वरूप जड़ रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती हैं अर्थात शिथिलन हो जाता है। ठीक है, विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। ठीक है, अलग अलग पेशियों में रेशों के प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है।
पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान होती है। ठीक है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। पेशी में ऑक्सीजन को भंडारित करने वाला लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं, जो एटीपी के निर्माण के लिए हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती हैं। इसलिए इन पेशियों को वायु जीवी पेशियां भी कह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती हैं। इन्हें श्वेत पेशियां कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्प होती हैं, अल्पसंख्यक होती हैं, लेकिन पेशीय द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती हैं और ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था पेशी संकुचन की क्रिया विधि के बारे में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 20 की तीसरी हेडिंग कंकाल तंत्र के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आइए समझा जाए, कंकाल तंत्र के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों पढ़ा जाए कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों का, अस्थियों का एक ढांचा होता है और उसके साथ कार्टिलेज होते हैं, उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। तो अस्थियां की ढांचा और उपास्थियां जो हैं, यह आपस में मिलकर शरीर की गति में कंकाल तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कल्पना कीजिए, जब बिना जबड़ों के भोजन चंवड़ करना पड़े। ठीक है। मान लीजिए बिना जबड़ों का भोजन को पीसना हो, चंवड़ करना हो, बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। ठीक है। बिना पैर के हड्डियों के टहलना हो। ठीक है। तो कैसे यह संभव होगा? ठीक है। तो बिना अस्थियों के, बिना जबड़ों के यह संभव नहीं है। अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है। अस्थि बोन और उपास्थ कार्टिलेज, ये जो हैं, यह विशेष प्रकार के कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है। तो कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती हैं। ठीक है। मैट्रिक्स में साल्ट, लवण के उपस्थिति से बोन्स क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं, अस्थियां कठोर होती हैं। जबकि कॉन्ड्रोइटिन, ठीक है, जबकि कॉन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य पैलिएबल बनाते हैं। ठीक है। जो कॉन्ड्रोइटिन है, ये लवण जो हैं उपास्थियों के मैट्रिक्स को प्लेएबल बनाते हैं, अनन्य बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। मनुष्य में यह जो कंकाल तंत्र है, यह 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है। तो कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि और उपास्थि जो हैं, वे विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मैट्रिक्स में लवण की उपस्थिति से अस्थियां जो हैं कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य बनाते हैं। ठीक है। पैलिएबल बनाते हैं, नरम बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। ठीक है। तो मनुष्य में कंकाल तंत्र जो है,
वह 206 बोन्स अस्थियों और कुछ कार्टिलेज से बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कंकाल तंत्र को दो मुख्य समूहों में बांटा गया, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो आइए देखते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। पहले अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल अर्थात एक्सियल स्केलेटन में 80 अस्थियां होती हैं, 80 बोन होते हैं, जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। ठीक है, अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटि, मेरुदंड, उपास्थि अर्थात उरोस्थि अर्थात स्टर्नम और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में कौन कौन आते हैं? तो आप देख रहे हैं करोटि, स्कल, मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड, उरोस्थि, स्टर्नम और पसलियां, रिब्स, ये सब अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आइए एक एक के बारे में पढ़ा जाए, करोटि, मेरुदंड, स्टर्नम और पसलियों के बारे में। तो पहले देखते हैं करोटि के बारे में, चित्र 20.6। ठीक है, तो करोटि का फिगर आप देखें, मनुष्य के करोटि का यह आरेख बनाया गया यहाँ पे। इस फिगर में आप देख सकते हैं मनुष्य की करोट का आरेख। ठीक है, मनुष्य के करोट का यह आपका स्कल का फिगर है, जिसमें अलग अलग बोन्स आप देख रहे हैं लगी हुई हैं। यह सबसे ऊपर आप देखें, यह फ्रंटल अस्थि है, फ्रंटल बोन, फ्रंटल अस्थि। उससे बगल में आप पैराइटल अस्थि देख रहे हैं, फ्रंटल अस्थि, पैराइटल अस्थि, टेम्पोरल अस्थि। सबसे पीछे आप देखें ऑक्सीपिटल अस्थि। ठीक है, इसके नीचे आप देखें इधर ऑक्सीपिटल, कॉन्डाइल। सामने की तरफ आप देख रहे हैं गले में हार्ड अस्थि होती है, हार्ड बोन। ठीक है, जबड़े में देखें मैंडिबल अस्थि होती है, मैंडिबल अस्थि, मैग्जिला अस्थि। ठीक है, आप नाक में देख सकते हैं जाइगोमेटिक अस्थि है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें यहाँ पे स्फेनॉइड अस्थि है, एथेमॉइड अस्थि है, लैक्राइमल अस्थि है और नेथाल अस्थि है। ठीक है, यह सारी अस्थियां जो हैं मनुष्य के करोटि में पाई जाती हैं। मनुष्य के करोटि में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं एथमॉइड। ठीक है, जो हमारा आई चैम्बर है उसमें कौन कौन से बोन हैं? तो एथेमॉइड अस्थि है, लैक्राइमल अस्थि है, सामने की तरफ नैथाल अस्थि है। ठीक है, इधर जाइगोमेटिक अस्थि है। ठीक है, जबड़े में आप देख रहे हैं जाइगोमेटिक अस्थि और ठीक है, जबड़े में मैग्जिला अस्थि और मैंडिबल अस्थि है। ठीक है, गले में आप देख रहे हैं हार्ड अस्थि है, हार्ड बोन। ठीक है, स्कल की बात की जाए सिर में, तो सिर में आप ऊपर की तरफ सामने की तरफ फ्रंटल अस्थि, थोड़ा पीछे जो है पैराइटल अस्थि। ठीक है, कान के तरफ वाला जो बोन है वह टेम्पोरल अस्थि, सबसे पीछे देखें ऑक्सीपिटल अस्थि और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। यह सारे बोन्स जो होते हैं मनुष्य के करोटि में पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। करोटि, तो आप पढ़ रहे हैं कि अक्षीय कंकाल। ठीक है, इसमें आपने देखा कि कंकाल तंत्र जो है वह दो समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोट, मेरुदंड, उरोस्थि, पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। तो पहले हम देख रहे हैं करोट के बारे में, स्कल के बारे में। तो करोट फिगर में हमने आपको बताया, करोट अस्थियों के दो समुच्चय। ठीक है, करोट अस्थियों के दो समुच्चय हैं, कपालीय क्रेनियल और आननी फेसियल। ठीक है, जो आपका करोटि अस्थियां हैं इसके दो समुच्चय हैं, एक है कपालीय जो सर में है और एक आननी जो फेस पे है, फेसियल से बना है। और दोनों का जो ऐड है, दोनों का योग जो है वह 22 है। करोट की अस्थियों को में टोटल संख्या कितनी है? 22 है। और यह दो समुच्चय में बटे हैं, क्रेनियल और फेसियल, कपाली और आननी। कपाली अस्थियों की संख्या 8 है। ठीक है, जो आपका क्रेनियल बोन्स हैं उनके नंबर कितने हैं? 8 है। कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती हैं और ए
मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण अर्थात कपाल को बनाती हैं। ठीक है, कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती है और ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण अर्थात कपाल को बनाती हैं। जबकि जो फेशियल बोन है, आननीय भाग में, फेशियल भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं। 14 कंकाली अवयव स्केलेटल एलिमेंट होते हैं जो करोट के सामने का भाग बनाते हैं। ठीक है, जो आपका फेशियल बोन है उसमें कितने बोन होते हैं? 14 स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो करोट के सामने का भाग बनाते हैं। ठीक है, आगे देखें। एक यू आकार की एकल अस्थि हार्ड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। ठीक है, एक यू आकार की अस्थि है जो मुख गुहा के नीचे स्थित होती है, हार्ड अस्थि, इसकी बात हो रही है। एक यह आकार क्या है? यू आकार की। ठीक है, एक यू आकार की एकल अस्थि सिंगल बोन हार्ड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही शामिल होती है। ठीक है, हार्ड बोन को भी कपाल में शामिल किया जाता है। तो एक यू आकार की एकल अस्थि हार्ड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है और यह भी कपाल में ही सन्निहित है। ठीक है, प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं। मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां होती हैं? 3 छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें मैलियस, इंकस और स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें मैलियस, इंकस और स्टेपिस कहा जाता है। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन तीनों अस्थियों को, मैलियस, इंकस और स्टेपिस को सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुपाल अस्थिकंदों की सहायता से संधियोजन करता है। ठीक है, कपाल का जो भाग है, स्कल का भाग है, वह कशेरुक दंड के अगले भाग, कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल की सहायता से संधियोजन करता है। द्विकंदिक करोटिया या डाइकोंडोइलिक अस्कल इसे कहा जाता है। डाइकोंडोइलिक अस्कल का निर्माण करता है। ठीक है, तो कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कंडाइल्स की सहायता से संधियोजन करता है, जिसे द्विकंदिक करोट या डाइकोंडोइलिक अस्कल कहा जाएगा। ठीक है, तो यह आप पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि मनुष्य में यह तंत्र 200 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है और इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है, अच्छी कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, अच्छी कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां अच्छी कंकाल का गठन करती हैं। तो करोट के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं इसके मेरुदंड के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे उरोस्थि और फिर पसलियों के बारे में। यह चारों किसके भाग हैं? अच्छी कंकाल के भाग हैं। तो आइए देखते हैं कशेरुक दंड के बारे में। हमारा कशेरुक दंड 20.7, तो कशेरुक दंड का फिगर आप देख सकते हैं। यह जो है मेरुदंड है, कशेरुक दंड है, दायां पार्श्व दृश्य दिखाया गया है। इस कशेरुक दंड में आप देख रहे हैं बहुत सारे बोन्स हैं। यह आपके ग्रीवा कशेरुक है, सर्वाइकल वर्टिब्री है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुक, सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे वक्षीय कशेरुक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? यह आपके वक्षीय कशेरुक है और यह जो है कटिलंबर कशेरुक है। यहाँ से यहाँ तक जो कशेरुक आए हैं इन्हें क्या कहते हैं? कटिलंबर कशेरुक कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो कशेरुक आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? वक्षीय कशेरुक कहते हैं। और यह जो कशेरुक है इसे ग्रीवा कशेरुक कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। यह थोरैकिक वर्टिब्री है और यह आपका लंबर वर्टिब्री है। ठीक है, इसमें आप देखें अंतर कशेरुक पट्टी पाई जाती है। 2 कशेरुकाओं के बीच में अंतर कशेरुक पट्ट पाए जाते हैं। यहाँ देखें नीचे की तरफ सैक्रम पाया जाता है जो त्रिक होता है
सैक्रम या त्रिक, और सबसे नीचे आप देखें यह अनुत्रिक होता है। ठीक है, अनुत्रिक। ठीक है, जो क्या होता है, एक होता है और संयोजित होता है। ठीक है, त्रिक जो है सैक्रमी होता है और यह भी एक संयोजित होता है। वह ठीक है, कट रीजन जो है वह कट रीजन या लंबर कशेरुक जो है 5 होते हैं। कट रीजन या लंबर कशेरुक कितने होते हैं, 5 होते हैं। वच्छिक कशेरुक कितने होते हैं, 12 होते हैं। वच्छिक कशेरुक कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, जबकि ग्रीवा कशेरुक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, जो ग्रीवा कशेरुक होते हैं उनके नंबर 7 होते हैं। ठीक है, वच्छिक कशेरुक संख्या में 12 होते हैं। कटी लंबर कशेरुक जो होते हैं वे 5 होते हैं। त्रिक संक्रमी जो है, त्रिक संक्रमी जो है वह 1 होता है, संयोजित होता है, और अनुत्रिकिक जो है 1 होता है और संयोजित होता है। ठीक है, तो टोटल जो है यह 26 इकाइयों का बना होता है। यह जो मेरुदंड आप देख रहे हैं यह 26 इकाइयों का बना होता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो कशेरुक दंड है वह क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता है। ठीक है, यह जो कशेरुक है यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। ठीक है, तो हमारा कशेरुक दंड जो है क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। ठीक है, प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग, प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्टिब्री के बीच का भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, जिसमें तंत्रिकीय नाल, जिसमें तंत्रिका होकर गुजरती है, इसे तंत्रिकीय नाल कहा जाता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है, स्पाइनल कार्ड गुजरती है। ठीक है, तो प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है, स्पाइनल कार्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है। प्रथम कशेरुक का नाम क्या है, एटलस। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुपाल अस्थिकंदों के साथ अधिसंधियोजन करता है। ठीक है, यह ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ, ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ ठीक है संधियोजन करता है। कौन, प्रथम कशेरुक एटलस। ठीक है, तो प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है। ठीक है, कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर, ठीक है, अगर कशेरुक दंड को कपाल की ओर से शुरू किया जाए तो कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा में 7 होंगे, वच्छीय में 12 होंगे, कट में 5 होंगे, त्रिक सक्रमी में 1 संयोजित होंगे और अनुत्रिक में 1 संयोजित कशेरुकों में विभेदित होते हैं। ठीक है, ग्रीवा कशेरुकों की संख्या, ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में, लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती हैं। ठीक है, तो यह जो आपका ग्रीवा कशेरुक की संख्या है वह मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कशेरुक दंड जो है मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थि स्टर्नम वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है। ठीक है, यह जो स्टर्नम आप देख रहे हैं यह आपकी उरोस्थि है, जिसे स्टर्नम कहा जाता है। यह वक्ष के, ठीक है, वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है, एक चपटी बोन होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पसलियों के बारे में, रिब्स के बारे में।
ठीक है। तो मनुष्य में कितने रिब्स होते हैं? तो पसलियां अर्थात रिब्स की 12 जोड़ियां होती हैं। रिब्स की जो होती हैं वह 12 जोड़ियां होती हैं, ठीक है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है। प्रत्येक जो पसली है, रिब्स है, वो कैसी होती है? एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से, पिछले भाग में कशेरुक दंड से और अधर भाग में अर्थात सामने से उरस्थ के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह जो रिब्स हैं, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं रिब्स हैं, इन्हीं को रिब्स कहा जाता है। यह पतली चपटी अस्थि होती हैं जो पृष्ठ भाग में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। यह पीछे जाकर, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं और सामने की तरफ उरोस्थ से जुड़े होते हैं। सामने की तरफ यह उरोस्थ से जुड़े होते हैं, जबकि पीछे की तरफ जाके यह वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं। पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। पसलियों की कितनी जोड़ियां होती हैं? 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से और अधर भाग में उरोस्थ के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती हैं, ठीक है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती हैं जिसके कारण इन्हें द्विशिरस्थ बाइसिफेलिक भी कहते हैं, ठीक है। इनके जो पृष्ठ सिरे हैं उस पर 2 संधियोजन सतह होती हैं जिसके कारण इन्हें बाइसिफेलिक कहा जाता है, द्विशिरस्थ कहा जाता है, ठीक है। अब यह रिब्स की जो 12 जोड़ियां होती हैं उनमें प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं, ठीक है। तो यह जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो पसलियां हैं इनको वास्तविक पसलियां कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर 1 नंबर से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियां होती हैं इनको वास्तविक पसलियां कहा जाता है, ठीक है। 1 नंबर से 7 नंबर तक की पसलियों को क्या कहेंगे? वास्तविक पसलियां कहते हैं, ठीक है। ये जो हैं यह पृष्ठ में ये वच्छी कशेरुक को और आधारी भाग में उरोस्थ के कचाब हैलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यह पीछे की तरफ जो है कशेरुक, वच्छी कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं और सामने की तरफ हैलाइन कार्टिलेज से उरोस्थ से जुड़ी होती हैं, ठीक है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां उरोस्थ के साथ सीधे संयोजित नहीं होती हैं, ठीक है। जो 8वीं है, 9वीं है और 10वीं है, यह जो है डायरेक्ट जो है जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, उरोस्थ से नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। 8वीं, 9वीं और 10वीं देखें आप आपस में जुड़कर यह जो संरचना है यह जाके स्टर्नम से उरोस्थ से जुड़ रही है, ठीक है। 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां जो है उरोस्थ के साथ सीधे संयोजित नहीं होती हैं बल्कि कचाब उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो यह कचाब उपास्थि के संयोग से किससे जुड़ती हैं? 7वीं पसली से 8वीं, 9वीं और 10वीं जाके 7वीं से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो 8वीं, 9वीं और 10वीं देख रहे हैं यह तीनों जो है जाके किससे जुड़ती हैं? 7वीं से जुड़ती हैं, इसीलिए इनको कूट पसलियां कहा जाता है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां कहा जाता है, कूट पसलियां कहा जाता है, ठीक है। पसलियों के अंतिम 2 जोड़ियां 11वीं और 12वीं, यह जो 11वीं और 12वीं हैं, ठीक है। पसलियों की जो अंतिम 2 जोड़ियां हैं 11वीं और 12वीं अधर से जुड़ी नहीं होती हैं, यह जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। प्लावी पसलियां कहा जाता है। तो 11वीं और 12वीं को प्लावी पसलियां कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पसलियां जो हैं, पसलियों के कितने जोड़े हैं? पसलियों अर्थात रिब्स की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली जो है एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से और अधर भाग में उरोस्थ के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती हैं। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजन सतहें होती हैं जिसके कारण इन्हें द्विशिरस्थ बाइसिफेलिक भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ में ये वच्छी कशेरुकों और आधारी भाग में उरोस्थ से
कचाभ उपास्थि की सहायता से जुड़ी होती हैं, हेलाइन कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती हैं। ठीक है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियाँ उरोस्थि के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती हैं, बल्कि कचाभ उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। हेलाइन कार्टिलेज की मदद से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियाँ कहते हैं, कूट पसलियाँ कहते हैं। ठीक है। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियाँ 11वीं और 12वीं अधर से जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियाँ फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियाँ और उरोस्थ मिलकर, वक्षीय कशेरुक पसलियाँ और उरोस्थ मिलकर पसली पंजर की संरचना करते हैं, रिब केज की संरचना बनाते हैं। ठीक है। तो यह जो आप फिगर आप देख रहे हैं यह रिब केज की संरचना है, जिसमें कौन कौन से भाग हैं? वक्षीय कशेरुक हैं। ठीक है। यह जो वक्षीय कशेरुक हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम वक्षीय कशेरुक, उसके बाद जो है आपका पसलियां हैं, रिब्स हैं और उरोस्थि हैं। वक्षिक कशेरुक, कशेरुक दंड, वक्षिक कशेरुक जो पीछे की तरफ है यह वक्षिक कशेरुक, उरोस्थि और पसली, यह सब मिलकर क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं, पसली पंजर की संरचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं पाद की अस्थियों के बारे में। ठीक है। पैर की हड्डियों के बारे में उसको समझते हैं। तो आपने देखा कि वक्षीय कशेरुक, पसलियां और उरोस्थि मिलकर पसली पंजर की संरचना करते हैं, रिब केज की संरचना करते हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। ठीक है। पादों की जो अस्थियां होती हैं, ठीक है, पादों की जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, यह अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाते हैं। ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। तो पादों की अस्थियां जो हैं अपनी मेखला के साथ, पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। 13, ठीक है, 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद अर्थात भुजा की अस्थियां, ठीक है, जो अग्रपाद हैं, भुजा, ठीक है, आर्म जो है उसमें कौन कौन सी अस्थियां हैं? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। कार्पसल्स अर्थात कलाई की अस्थियां संख्या में 8 होती हैं। मेटाकार्पसल्स अर्थात हथेली की अस्थियां जो संख्या में 5 होती हैं। और फलेंजेज अर्थात अंगुलियों की अस्थियां जो संख्या में 14 होती हैं। ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं, यह जो फिगर है दाईं अंश मेखला और अग्रपाद अस्थियां सामने से अभी दर्शित कराई गई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यह जो है आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, यह रेडियस अल्ना है। ठीक है, रेडियस अल्ना है। यहाँ पे आपकी कलाई की कार्पसल्स हैं और यह मेटाकार्पसल्स हैं और यह फ्लेंजेज हैं। ठीक है। इनकी संख्या आपको बताया गया कि पादों की अस्थियां जो है अपनी मेखला के साथ उपांगी कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पाद में कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो प्रत्येक पाद में जो है 30 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है। अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं वे कौन कौन होती हैं? तो आप देख रहे हैं ह्यूमरस होता है, रेडियस और अल्ना। कार्पसल्स जो कि कलाई की अस्थियां होती हैं संख्या में 8 होते हैं। मेटाकार्पसल्स जो हथेली की अस्थियां हैं संख्या में 5 होते हैं। और फ्लेंजेज जो अंगुलियों की अस्थियां होती हैं जो संख्या में 14 होती हैं। ठीक है। अब आते हैं पैर के बारे में देखते हैं। फीमर, फीमर जो है ये आपके पैर में पाया जाता है। फिगर आप देख सकते हैं, यह आपका पैर का फिगर है। दाईं श्रेणी अस्थि, ठीक है, दाईं श्रेणी अस्थि और पश्चपाद अस्थियां सामने से इसमें अभी दर्शित कराई गई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यह जो है यह आपका ये तो हो गया कमर का हिस्सा, जिसमें श्रोणी अस्थि, सैक्रम, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, यह सारी जो है कमर की अस्थियां हैं। पैर में अगर देखा जाए तो यह एक लंबी हड्डी है फीमर, यह आपका पटेला है। और यह जो है टिबिया और फिबुला है। पतला वाला जो है फिबुला है, मोटा वाला टिबिया है। और एक लंबी हड्डी आप पैर में देख रहे हैं जिसको फीमर कहा जाता है।
ठीक है। या निचला हिस्सा में अगर आ जाए तो एड़ी की तरफ जो है टारसाल है, उसके बाद मेटाटारसाल है और फिर अंगुलियों में फ्लेंजेज हैं। टारसाल, मेटाटारसाल और फ्लेंजेज, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, यह सारी संरचनाएं जो हैं हमारे पैर की हड्डियों में पाई जाती हैं। कमर में आप देख रहे हैं इलियम है, ठीक है, इलियम है, श्रोणि अस्थि है, सैक्रम है, प्यूबिस है और इस्चियम है। यह सारी कमर की हड्डियां होती हैं। आइए देखते हैं आगे। हाँ, तभी आपने पैर का देखा तो फीमर उरु अस्थि कहते हैं, यह सबसे लंबी अस्थि होती है। जो फीमर है जो पैर में पाई जा रही है इसे उरु अस्थि कहते हैं और यह सबसे लंबी अस्थि होती है। टिबिया और फिबुला टार्सल्स, टखनों की अस्थियां को टार्सल्स कहा जाता है, जो संख्या में 7 होती हैं। मेटाटार्सल संख्या में 5 होती हैं। और अंगुली अस्थियों अर्थात फ्लेंजेज, ठीक है, कप के आकार की एक अस्थि है जिसे पटेला कहा जाता है, जो घुटने के अधर की ओर से ढकती है, जिसे घुटना फलक भी कहते हैं। ठीक है, तो फीमर जो है जिसे उरु अस्थि कहते हैं, यह सबसे लंबी अस्थि होती है। टिबिया और फिबुला टार्सल्स, टखनों की अस्थियां टार्सल्स होती हैं जिनकी संख्या में 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होती है। और अंगुली अस्थियां फ्लेंजेज, ठीक है, यह होती हैं। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहा जाता है, यह घुटने के अधर की ओर से ढकती है, जिसे घुटना फलक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अंश और श्रोणि मेखला की अस्थियां। अंश और श्रोणि मेखला की अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र और पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। ठीक है, तो अंश और श्रोणि मेखला अस्थियां जो होती हैं, अंश और श्रोणि मेखला की जो अस्थियां हैं, यह अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र और पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। प्रत्येक मेखला के, प्रत्येक गर्डल के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है। ठीक है, अंश मेखला अगर आप देखें तो एक क्या होता है, क्लेविकल होता है और एक स्कैपुला होता है। ठीक है, पीठ की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यह आपका स्कैपुला महसूस कर सकते हैं, और यह जो है गर्दन की तरफ जो है आपकी हड्डी है जो आगे की तरफ बढ़ रही है, इसे क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, तो यह अंश और श्रेणी मेखला की अस्थियां हैं, अक्षीय कंकाल और क्रमशः अग्र और पश्च पादों के बीच अधिसंयोजन में सहायता करते हैं। प्रत्येक मेखला में 2 अर्धभाग होते हैं। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में, अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल होता है और एक स्कैपुला होता है। ठीक है, स्कैपुला वक्ष के पृष्ठभाग में, ठीक है, स्कैपुला जो है वह वक्ष के पृष्ठभाग में दूसरे और 7वीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। स्कैपुला क्या होती है, स्कैपुला जो है वह वक्ष के पृष्ठभाग में दूसरे और 7वीं पसली के बीच में, यह कहाँ शुरू होती है, दूसरे से लेकर 7वीं पसली के बीच में एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। ठीक है, स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। ठीक है, जो स्कैपुला है इसके पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक निकलता है, जो कि एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करता है। एक्रोमीन के साथ क्लेविकल क्या करता है, संधि योजन करता है। एक्रोमीन के साथ यह क्लेविकल जो है यह संधि योजन कर रहा है। यह आपका स्कैपुला है, जो कि दूसरे और 7वीं पसली के बीच में स्थित होता है। दूसरे और 7वीं पसली के बीच में यह आपकी स्कैपुला स्थित होती है। ठीक है, यह चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करता है। आगे देखें, एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं। एक्रोमीन के नीचे जो है एक अवनमन गड्ढे के रूप में ग्लिनाइड गुहा होती है। ह्यूमरस का शीर्ष, जो ह्यूमरस है हैंड का जो बोन है, उसका शीर्ष जो है
के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती है। ठीक है, तो एक्रोमीन के नीचे एक ऑर्नमन जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं हुमरस के शीर्ष के साथ कंधे की जोड़ बनाने के लिए संधियोजन करती हैं। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि होती है। क्लेविकल क्या होती है? प्रत्येक क्लेविकल जो है एक लंबी पतली अस्थि है जिसके 2 वक्र पाए जाते हैं। इसके 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जंत्रुक या कॉलर बोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जंत्रुक या कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्लेविकल जो है एक लंबी पतली अस्थि होती है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है, जंत्रुक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कमर में श्रोणि मेखला अर्थात पेल्विक गर्डिल। श्रोणि मेखला अर्थात पेल्विक गर्डिल में 2 श्रोणि अस्थियां होती हैं। फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 श्रोणि अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनती हैं। ठीक है, यह जो श्रोणि अस्थि आप देख रहे हैं यह 3 अस्थियों के संयोजन से बनती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इनके मिलने से जो है श्रोणि अस्थि का निर्माण होता है। तो श्रोणि मेखला में 2 श्रोणि अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के मिलने से बनी होती हैं। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टाबुलम होता है। ठीक है, इन अस्थियों के संयोजन स्थल पे एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? एस्टाबुलम कहते हैं, जिसमें उरु अस्थि अर्थात जो फीमर अस्थि है, लंबी अस्थि है, उरु अस्थि संधियोजन करती है, आके इससे एस्टाबुलम में जुड़ती है, संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर, अधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिस संलयन बनाते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं अधर भाग में, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। जिसमें क्या होती है? रेशेदार उपास्थि होती है। ठीक है, तो श्रेणी मेखला जो है पेल्विक गर्डिल है में 2 श्रेणी अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि जो है 3 अस्थियों के संलयन से बनती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टाबुलम होता है जिसमें उरु अस्थि अर्थात फीमर बोन जो है, ठीक है, संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिस संलयन, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम चर्चा करेंगे संधियां और जोड़ के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 20 की चौथी हेडिंग संधियां या जोड़ के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संधियां या जोड़। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जो आपका संधियां होती हैं या फिर जोड़ होते हैं यह हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। ठीक है, संधियां या जोड़ जो हैं हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं और चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ जो है, जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि या एक उपास्थ के बीच संधि स्थल होता है। जोड़ जो है वह बोन्स के बीच में हो सकता है या फिर एक अस्थि और एक उपास्थ के बीच में हो सकता है, एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में संधि स्थल हो सकता है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ज्वाइंट्स के द्वारा गति के लिए, ज्वाइंट्स के द्वारा मूवमेंट के लिए पेशियों, मसल्स के द्वारा पैदा किए गए फोर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंब फलक्रम का कार्य करते हैं। यहाँ पे जोड़ जो हैं वे आलंब का कार्य करते हैं, फलक्रम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। ठीक है, इन ज्वाइंट्स पर जो गति है वह विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। ठीक है, जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में
वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रेशीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़। ठीक है, जोड़ों को जो है मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें रेशीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़ कहा जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 20 की चौथी हेडिंग संधियां या जोड़ के बारे में। आपको बताया गया कि संधियां या जोड़ जो हैं यह हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी जो है इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच संधि स्थल होता है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशीय जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंब का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रेशीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़। तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है आपका रेशीय जोड़। रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। जो रेशीय जोड़ होते हैं वे किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशी संयुक्त की सहायता से सीवन, ठीक है, सचर्स के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। ठीक है, तो रेशीय जोड़ जो होते हैं वे किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। यह जो है आपके कपाल में, सर में पाए जाते हैं। ठीक है, रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशी संयोजी ऊतकों की सहायता से सचर सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। ठीक है, दूसरा जो जोड़ है वह है उपास्थ युक्त जोड़। उपास्थ युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, उपास्थ युक्त जोड़ों में अस्थियां जो हैं वो आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुक दंड में, वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच, दो निकटवर्ती वर्टिब्री के बीच इसी प्रकार के जोड़ होते हैं जो सीमित गति होने देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच उपास्थ युक्त जोड़ पाए जाते हैं जो कि सीमित गति होने देते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार का जोड़ है उसे साइनोवियल जोड़ कहते हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता जो है वह दो अस्थियों के संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। ठीक है, तो दो अस्थियां का जो संधि स्थल है उसमें लिक्विड्स भरा रहता है, तरल भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड्स भरा रहता है उस गुहा में, और वहाँ पे दो अस्थियां आपस में संधियोजन बनाती हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता दो अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होती है। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। ठीक है, ये जो साइनोवियल जोड़ हैं, ये जोड़ जो हैं मूवमेंट के अलावा कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुक खलिका संधि जो किसके बीच में पाया जाता है, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि जो घुटना संधि में पाया जाता है। धुराग्र संधि जो पाइवट ज्वाइंट्स होता है। ठीक है, कंदुक खलिका संधि जो ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि जो घुटना संधि और ठीक है के बीच में। धुराग्र संधि जो पाइवट संधि है जो एटलस और अक्ष के बीच में पाया जाता है। ठीक है, विसर्पी संधि जो ग्लाइडिंग संधि और कार्पल्स के बीच पाया जाता है, कार्पल्स के बीच पाया जाता है। और सैंडल संधि जो अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच पाया जाता है, इसके उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे कुछ उदाहरण जिनके बारे में आपने पढ़ा जो साइनोवियल जोड़ों में आते थे। ठीक है, तो यह था आपका संधियां या जोड़ के बारे में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 20 की 5वीं हेडिंग, लास्ट हेडिंग, पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में। पेशी और कंकाल तंत्र के कौन कौन से विकार होते हैं इनके बारे में समझते हैं। तो पहला विकार जो है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस यह क्या होता है, समझे ध्यान से।
यह एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, यह ऑटो इम्यून डिजीज है। यह एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करता है। ठीक है, यह एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। ठीक है, दूसरा जो विकार है जिसे पेशीय दुष्पोषण कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, पेशी दुष्पोषण क्या होता है? तो इस विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमिक अपहासन होने लगता है। ठीक है, इस विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमिक अपहासन होने लगता है, जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। अगला है आपका अपतानिका। शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होता है, जिसे अपतानिका कहा जाता है। ठीक है, शरीर में कैल्शियम आयन की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होता है, जिसे अपतानिका कहते हैं, टांस लगना कहते हैं। अगला है आपका संधिशोथ अर्थराइटिस। इससे क्या होता है, जोड़ों में सूजन हो जाता है, जिसे संधिशोथ अर्थराइटिस कहा जाता है। अस्थि सुशिरता, अगला है अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, यह उम्र संबंधित विकार है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह एज रिलेटेड डिजीज है, जिसमें अस्थि के पदार्थों, ठीक है, जिसमें बोन के पदार्थों में कमी, अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है, हड्डी टूटने की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। ठीक है, एस्ट्रोजन स्तर में कमी जो है इसका सामान्य कारक है। तो अस्थि सुशिरता अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह उम्र संबंधित विकार है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से, ठीक है, अस्थि के पदार्थों की कमी से अस्थि भंग की, हड्डी टूटने की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। अगला जो डिजीज है उसे गाउट कहा जाता है, गठिया कहा जाता है। जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण, जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों में शोथ हो जाता है, जोड़ों में सूजन हो जाता है, जिसे गाउट या गठिया कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में। पहला विकार आपने माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में देखा। यह जो है एक स्व प्रतिरक्षा विकार होता है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी और कंकाल पेशियों का पक्षघात होता है। दूसरा जो था वो पेशी दुष्पोषण था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था। इस विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमिक अपहासन होने लगता है। अगला जो है वह अपतानिका है। यह शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो है आपका संधिशोथ होता है, अर्थराइटिस होता है। यह जोड़ों का शोथ होता है, जोड़ों का सूजन होता है। नेक्स्ट है आपका अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। यह जो बीमारी है यह उम्र संबंधित विकार होता है, जिसमें अस्थि के पदार्थों की कमी हो जाती है, अस्थि भंग की प्रबल संभावना हो जाती है, एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक होता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वह है गाउट अर्थात गठिया। जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों में शोथ हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था पेशी और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।